जी अस्सलाम वालेकुम। आज मेरे साथ आसिफ साहब मौजूद हैं और कनाल पटवारी के हवाले से बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। 900 सीट्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। तो नुमान साहब भी आए हुए थे जॉब से। तो नुमान साहब को तो आप तमाम लोग जानते होंगे। तो मैंने कहा थोड़ा सा पैनलिस्ट जो पैनल बनाकर डिस्कशन करते हैं कि कनाल पटवारी बहुत ज़्यादा लोग जो है वो डिमांड कर रहे हैं। मुझे सेशंस की भी कॉल आ रही थी। तो मुझे सबसे पहले मैं ये बता दूं, मुझे लगता है इसके लिए कोई सेशन चलाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही जो है किसी को सेशन लेने की कोई ज़रूरत है। ये सिर्फ और सिर्फ पास पेपर कर लिए जाएं उसकी प्रेपरेशन के हवाले से काफ़ी है। तो अब लेकिन इसकी डिटेल डिस्कशन करनी है कि ये सीट क्या है और इसकी तैयारी, क्योंकि इसके अंदर जो रियल पार्ट है वो इसकी प्रोफिशंसी है और इसकी जो टाइपिंग स्पीड है वो। तो इस हवाले से बेस्ट पर्सन हमारे पास जो है आज हमारे साथ मौजूद हैं, आसिफ साहब। ये करंटली जो है सेक्रेटरीट के अंदर, ये आपको स्क्रीन पर हमारी नजर भी आएगा। आसिफ भट्टी साहब इनका नाम है, साहिवाल से इनका बुनियादी तौर पर ताल्लुक है। करंटली ये सर्व कर रहे हैं पर्सनल असिस्टेंट सेक्रेटरी के तौर पर, फिनांस जो है डिपार्टमेंट फिनांस जो सेक्रेटरी है उनके साथ। और जो है इन्होंने बीए किया हुआ है, उसके अलावा एलएलबी है, एमए पॉलिटिकल साइंस है इनकी। और 16 साल का इनका तजर्बा है शॉर्ट हैंड के अंदर और ये टाइपिंग के अंदर, और जितनी भी ये एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स होती हैं इसके अंदर। ये 130 इनकी अपनी स्पीड है शॉर्ट हैंड की। उसके अलावा इनकी टाइपिंग स्पीड जो है वो 70 इंग्लिश की है और उर्दू की भी 50 है। मेरे नोट्स के अंदर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा हेल्प की थी, आईबीएस के साथ भी थर्ड सेशन और फोर्थ सेशन के साथ हमारे साथ जुड़े रहे थे। और इन पेज के ऊपर भी इनकी कमांड है, ऑफिस के अंदर भी इनकी कमांड है। तो उसके अलावा इन्होंने पूरे पाकिस्तान के अंदर पहले नंबर पर इनकी सिलेक्शन हुई थी एफपीएससी के थ्रू, जिसका ये रिजल्ट भी आप लोगों के सामने आपको नजर आ रहा होगा पुलिस के अंदर। तो उसके अलावा भी इनकी बहुत सारी ये रिकमेंडेशन है और करंटली ये सेक्रेटेरिएट के अंदर जो है वो सर्व कर रहे हैं। तो ये सारा बताने का मकसद ये है कि आप लोग जो है मुतवज्जे होकर बात सुने कि जो बंदा आपसे बात कर रहा है वो इस चीज़ का बिल्कुल एक्सपर्ट है और माहिर है। तो जी आसिफ साहब, ये कनाल पटवारी के हवाले से, क्योंकि आपकी वन पेपर की भी तैयारी है और आप वन पेपर भी जो है वो करते रहे हैं, तो एक ओवरऑल अपना भी एनालिसिस बता दें कि क्या इसके लिए कोई सेशन वगैरह की जरूरत है। सबसे पहले सर मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि इकरा बिलाल एजुकेशन ने मुझे ये प्लेटफॉर्म पे ये नवाजा है कि मैं आके आपके सामने और इंशाल्लाह उनको अपने रहनुमाई जो है अपना एक्सपीरियंस से इस्तेफादा करूंगा। और दूसरी बात जहाँ पे आपके क्वेश्चन की है कि स्पेशली इसके जो सेशन की बात कर रहे हैं, एमसीक्यूज वाला जो पोर्शन है या एमसीक्यूज वाला जो टेस्ट है उसकी, तो उसमें देखें तो 900 कुछ सीटें हैं। सीटें बहुत ज़्यादा होने की वजह से, और दूसरा ये कि पीपीएससी का भी हम जो पेपर्स आ रहे हैं वो भी ऑलमोस्ट पास पेपर्स में से आ रहे हैं। तो अगर एक कैंडिडेट पास पेपर्स अच्छी तरह से कर ले और उसकी जो पहले की प्रिपरेशन है उसको अच्छी तरह से रिवाइज कर ले, तो इसको आराम से क्वालिफाई कर जाएगा। क्योंकि जिसमें टाइपिंग और शॉर्ट टाइपिंग और प्रोफिशिएंसी होती है, पीपीएससी उसमें एक सीट के अगेंस्ट 10 कैंडिडेट को सिलेक्ट करता है हम्म। टाइपिंग के लिए। तो इस वजह से आप अगर आप 900 अगर कैंडिडेट्स हैं, 900 सीट्स हैं, तो आप उसको 10 से ज़रब दे लें और फिर देख लेंगे आप आराम से 40 नंबर भी लेते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप इंटरव्यू या टाइपिंग के लिए क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि सेशन की जरूरत नहीं है। तो जी नुमान साहब, आप क्या कहते हैं, सेशन की इसके लिए कोई ज़रूरत है, कोई स्पेशल सेशन की, के सेशन लिया जाए, कोई 8-10 हज़ार रुपया फीस भरी जाए इस तरह की सीट के लिए? और आपकी क्या राय है इस बारे में? नहीं सर, जैसे आसिफ साहब ने कहा है कि नंबर ऑफ सीट्स इतनी हैं, और दूसरा ये है कि जनरल जो सीट्स आती हैं जिन पर टाइपिंग और प्रोफिशिएंसी नहीं होती ना, वहाँ पे पीपीएससी बुला रहा होता है एक सीट के अगेंस्ट 5 लोगों को। तो वहाँ पे आपके रिटर्न में अच्छे मार्क्स होना बहुत ज़रूरी होते हैं। हम्म। लेकिन यहाँ पे जो है वो टाइपिंग इन्वॉल्व है, प्रोफेशन इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे आपको इतना ज़रूरत नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा एफर्ट करें हम्म। या कोई एकेडमी ज्वाइन करें रिटर्न की तैयारी के लिए। क्योंकि यहाँ पे नंबर ऑफ, जैसा स्वाद में बताया, नंबर ऑफ 10 कैंडिडेट्स पर सीट उन्होंने बुलाने हैं, जो कि पहले टाइपिंग और प्रोफेशंसी से गुजरेंगे। उसके बाद जो लोग यहाँ पास होंगे एज पर रिक्वायरमेंट, वो इंटरव्यूज में जाएंगे। तो हम्म। यहाँ पे आपके पास अच्छा मार्जिन है, 5 से 10 नंबर का मार्जिन है कि उस जनरल सीट से कम यहाँ मेरिट होगा। ठीक हो गया। तो बस मैंने तो पहले ही बता दिया कि भाई कोई सेशन वगैरह की जरूरत नहीं है। इसमें मैं एडिशनल ये बात कर दूंगा कि इसकी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर हम ना एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक बना देंगे, जिसके अंदर नुमान भी होगा, मैं भी होऊंगा, आसिफ साहब को भी हम ऐड करेंगे। और जो भी हमें लगता है कि यार इसके लिए रेलिवेंट आपके लिए डाटा है, तो आप लोगों को वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो हम अवेलेबल करेंगे। और इंशाल्लाह आसिफ साहब भी
टाइपिंग के हवाले से और प्रोफिशिएंसी के हवाले से इस वीडियो के थ्रू भी आपको गाइड करेंगे, और इंशाल्लाह उस ग्रुप के अंदर भी इंटरेक्ट आप लोगों के साथ करते रहेंगे, और कोशिश करेंगे हम लोग कि आपकी जो लोग भी विलिंग है इस सीट के लिए उनकी भरपूर तैयारी करवाई जाए। तो जी आसिफ साहब, सबसे पहले तो समझ लेते हैं कि ये सीट यानी इसकी जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले तो है टाइपिंग। तो टाइपिंग किस तरीके से बच्चे जो है, क्योंकि असल चीज जैसा कि नुमान भी बता रहा है, आसिफ साहब भी बता रहे हैं, मेरा भी यही ख्याल है कि असल चीज है जी इसमें टाइपिंग और प्रोफिशिएंसी। जब तक आपकी 40 स्पीड नहीं होगी तो आपका कुछ नहीं बनना। तो आसिफ साहब बताएं कि टाइपिंग किस तरीके से बच्चे जो है वो इम्प्रूव कर सकते हैं, और कब से, अभी से स्टार्ट कर दें या पेपर क्लियर होने के बाद? सर, टाइपिंग के लिए सबसे पहले तो ये है कि एक जो पीपीएससी टेस्ट कंडक्ट करता है, कैंडिडेट को चाहिए कि उसी पैटर्न को फॉलो करे, ताकि जब वो टेस्ट दे तो उसको हेजिटेशन और एक नई चीज जो उसके लिए वहां पे ना हो, वो आराम से ऐसे ही टाइपिंग टेस्ट दे जैसे कि वो अपने घर में बैठ के या अकेडमी में जहाँ पे बैठा वो कर रहा है, तो उसको बिल्कुल उसी तरह का एटमोसफेयर फील हो। तो उसके लिए टाइपिंग मास्टर जो है पीपीएससी करता है, टाइपिंग मास्टर पे टेस्ट लेता है। पैरा वो अपना इंक्लूड करते हैं, तो कोई भी वो न्यूज पेपर का ले लेते हैं, जर्नल पैरा होता है, कोई ज्यादा टफ वर्डिंग नहीं होती, कॉमन वर्ड्स टाइप होता है। तो वो आप टाइपिंग मास्टर अपने लैपटॉप में, अपने पीसी में, जहाँ पे भी आपके लिए पॉसिबल है, तो वो टाइपिंग मास्टर जो है वो कर लें। हम आपको टाइपिंग मास्टर भी इंशाल्लाह प्रोवाइड कर देंगे, रजिस्टर्ड की होगी, और आप उसको अपने पीसी में इंस्टॉल करें। और उसके बाद टाइपिंग मास्टर के अंदर ही कंप्लीट एक कोर्स है। अगर जो नए हैं जिनको टाइपिंग आती है उनके लिए तो बड़ा अच्छा मौका है, वो ज्यादा जल्दी जो है अचीव कर लेंगे। लेकिन जो नए बच्चे हैं वो फिर स्टार्टिंग लेसन से ASDF जो कीबोर्ड है उसको पहले कवर करेंगे, फिर न्यूमेरिक कीज का भी थोड़ा सा हम उनको करवाएंगे, ताकि फुल न्यूमेरिक कीज बाद साथ आ भी जाती है, एक दो वर्ड वो जो हमको कवर कर सके। तो वो कंप्लीट एक लेसन A to Z जो है वो अपना कंप्लीट करेंगे। फिर उसके बाद टाइपिंग मास्टर के अंदर ही कुछ पैराग्राफ हैं, वो उनको फाइनल करेंगे, और फिर हम देखेंगे, कैंडिडेट्स को एवेल्युएट करेंगे कि अब उनको उनकी स्पीड जो है वो कितनी आ रही है। तो अगर उनकी स्पीड कम आ रही है, रिक्वायर्ड से 40 से कम आ रही है, तो फिर हम उनको मजीद कुछ टिप्स और कुछ चीजें बताएंगे, जिससे इंशाल्लाह वो 40 वर्ड्स की टाइपिंग स्पीड जो आराम से अचीव कर लेंगे। अच्छा, वो टिप्स के हवाले से आसिफ साहब ने मेरी पहले बात हो रही थी, वो ये कह रहे थे कि भाई जब आप पैराग्राफ पे पहुंचते हो तो हर पैराग्राफ पे जब तक 40 स्पीड नहीं कर लेनी, अगले पैराग्राफ पे नहीं जाना। ये बड़ी इनकी मुझे टेक्निकल बात लगी। और इन्होंने एक और वो आसिफ साहब, आपकी रूटीन रूटीन क्या होनी चाहिए कैंडिडेट की टाइपिंग को करने के लिए? अच्छा, रूटीन यही है कि जितना ज्यादा टाइम दे सकते हैं आप टाइपिंग को उतना ज्यादा दें। चाहे साथ रखें और आराम से आप एंजॉय के तौर पे ना इसको टाइपिंग को लेके चलेंगे तो आपको मजा भी आएगा, और आप बड़ी जल्दी जो है इस टारगेट को जो 40 वर्ड्स पर मिनट का है वो अचीव कर लेंगे। लेकिन अगर आप इसको एज अ बोरियत और इस तरह से बोझ लेके करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि फिर ज्यादा पैशन चाहिए। इस तरह की टेक्निकल जो पोस्ट होती है वहाँ पे पैशन के साथ आपको मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, वो तो ना, ये इस तरह से आप करेंगे तो इंशाल्लाह। वो आसिफ साहब बता रहे थे, कहते सुबह उठते साथ ही हम्म। सबसे पहले जो है वो उसको करें, फिर उसके बाद दोपहर को, फिर शाम को, यानी 3 टाइम जो है ना अगर टाइपिंग आप लोग करें बिल्कुल, तो ये नाश्ते से आपकी जो पहले टाइपिंग जनाब है जो। आपने सबसे नाश्ते से पहले जब आपने उठना है अपना नमाज पढ़ें, और उसके बाद 1 घंटा 1.5 घंटा या 2 घंटे आपके पास अवेलेबल होते हैं, उसमें आप अपना पीसी निकालें, अपना उसको ऑन करें और टाइपिंग जो है वो 2 घंटे जो है वो करें। उसके बाद नाश्ता करें। अगर आपने MCQ की तैयारी करनी है आप अपना रूटीन करें, और इसी तरह दोपहर को आप जब थक जाएं और खाना खाना खाएं उससे पहले या बाद में आप अपनी टाइपिंग 2 घंटे उसको दें। इसी तरह रात को सोने से पहले या इस तरह जैसे भी है। इस तरह से आपकी एक तो MCQ की तैयारी, जो कैंडिडेट्स हैं जिनको खतरा होगा वो हो यार हम अगर टाइपिंग वाली साइड पे आ गए तो हमारी तो सारी तैयारी लॉस हो जाएगी पुरानी जो MCQ की, तो वो भी नहीं, उसको भी कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि वो भी अपनी जगह पे चलती रहेगी, और साथ साथ ये स्किल भी वो अचीव कर लेंगे इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर अंदर। अच्छा, नहीं, नुमान से पूरे पूछ लेते हैं ना, नुमान के अब ये, यानी आप भी यही कह रहे हो पास पेपर, आसिफ साहब भी यही कह रहे हैं पास पेपर, तो मैं भी यही कह रहा हूँ पास पेपर, तो ये फिर किस तरीके से करें पास पेपर बच्चे? सर, पास पेपर का तरीका वही जो जल्दी हम बताते हैं कि सबसे पहले आपने वो पेपर करने जो प्रीवियस ईयर में हम्म। आपने 23 से स्टार्ट करने हैं। जो 23 के पेपर्स हैं सबसे पहले आपने वो करने हैं। हम्म। उसके बाद ऑनवर्ड पीछे बैक की तरफ 22, फिर 21 एंड 20। हम्म। ये मैं रेकमेंड करता हूँ आजकल जो भी लोग मुझसे पूछते हैं कि आपने 23 से 20 तक तो लाजमी पढ़ने हैं हम्म। पेपर। उससे पहले की भी पढ़ने हैं, हम्म। लेकिन वो टाइम टाइम डिपेंड करता है। अगर आपके पास शॉर्टर स्पैन है तो सबसे पहले लेटेस्ट से स्टार्ट करें, हम्म। क्योंकि जो पीपीएससी का वो है पैटर्न, उसके मुताबिक जो लेटेस्ट पेपर हुए होते हैं ना उनसे जरा ज्यादा MCQs आ रहे होते हैं। सही है। ठीक है, तो आपने 23 से स्टार्ट करना और 20 तक लाजमी पढ़नी है।
ठीक हो गया। तो यानी पास पेपर अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो जो नुमान ने आपको इंस्ट्रक्शन दे दी है कि 23 से शुरू करें और 2020 तक आए, और अगर आपको फील होता है तो 19 के भी कर लें, 18 के भी कर लें। उनमें भी छोटे छोटे सवाल होते हैं जो आ सकते हैं, क्योंकि इसका पेपर इतना ज़्यादा कोई डिफिकल्ट लेवल का नहीं होना। तो अब आसिफ साहब ज़रा बताएं कि प्रोफिशंसी के हवाले से, कि प्रोफिशंसी मैं तो ये समझता हूँ कि आज जो डिजिटल दौर है इसके अंदर ये कंप्यूटर तो हर किसी को आना चाहिए, और ऑफिस जैसी स्किल ये तो सबसे अहम है। यानी पावर हम्म, पॉइंट पर प्रेजेंटेशन बनाना, यानी एमएस वर्ड के ऊपर एक डॉक्यूमेंट को टाइप करना, और उसके बाद उस डॉक्यूमेंट को स्ट्रक्चर करना, उसका लेआउट करना, और उसके बाद एक्सेल के ऊपर एक बुनियादी सी शीट बनाना, ये तो सबको आना चाहिए। आपने आइदर के आपने पेपर देना है या जो भी है, एक पीपीएससी का जो एस्पिरेंट है, जो मुकाबले के जो सरकारी नौकरी लेना चाहता है, तो उसके पास ये स्किल का होना उसके टेस्ट के लिए भी बड़ा जरूरी है, और उसके इंटरव्यू। तो इसको थोड़ा सा डिफाइन भी कर दें कि ये प्रोफिशिएंसी होती क्या है, और पीपीएससी के अंदर, और ये जो कनाल पटवारी के लिए इन्होंने मांगी हुई है प्रोफिशिएंसी, तो इसको कैसे किया जा सकता है। दूसरे नंबर पर ये भी बता दें। अच्छा आसिफ साहब, जवाब देने से पहले मैं थोड़ा सा ऐड करूंगा इस क्वेश्चन में कि हमें जरा ये भी डिफरेंस बता दें कि टाइपिंग और प्रोफिशिएंसी में डिफरेंस क्या है, हम्म। कि टाइपिंग क्या चीज़ है और प्रोफिशिएंसी क्या चीज़ है। हम्म। जी जी। टाइपिंग जो है वो एक, जैसे मैंने शुरू में बताया कि टाइपिंग मास्टर एक सॉफ्टवेयर है, ईपीएससी उस पे 5 मिनट आपको दे देता है, उसके ऑटोमेटिक क्लॉक लगा होता है, वो चलता जाता है। जैसे ही 5 मिनट पूरे होते हैं, आप टाइप कर रहे होते हैं, 5 मिनट जैसे ही पूरे होते हैं वो बंद हो जाता है, आपका रिजल्ट कार्ड आ जाता है कि आपने 5 मिनट में इतने वर्ड जो है वो वर्ड पर मिनट के हिसाब से निकाल देता है कि आपने 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइप किया है, 40 या 45 या 50। तो वो टाइपिंग जो है वो कीबोर्ड पे जो अल्फाबेट्स है उनको प्रेस करते हैं आप, और उसका उसको टाइपिंग कहते हैं। और वो टाइपिंग मास्टर पे पीपीएससी टेस्ट देता है, और इसको टाइपिंग जो है। इसी तरह वर्ड है, एमएस वर्ड है या एक्सेल है, पावर पॉइंट में, उसमें भी आप कीबोर्ड पे जो टाइप करते हैं कीबोर्ड के जरिए अपनी फिंगर्स के जरिए, उसको टाइपिंग कहते हैं। हम्म। और प्रोफिशिएंसी जो है, प्रोफिशिएंसी तीन जो सॉफ्टवेयर हैं पीपीएससी उनका टेस्ट देता है, जिसमें एमएस वर्ड है, एमएस पावर पॉइंट है, और एमएस एक्सेल है। सबसे पहले वो आपको जो पीपीएससी टेस्ट देता है, टाइपिंग जो क्लियर कर जाता है उन बच्चों को वो बिठा देते हैं, और जिनकी 40 वर्ड्स पर मिनट की स्पीड नहीं रहेगी, कैनाल पटवारी के तक हम बात करते हैं, तो उन बच्चों को वो उधर रिसाइन लेके उनको वापस भिजवा देंगे कि आप जा अच्छा, सकते हैं। जो यानी बच्चे जिसका टाइपिंग नहीं होगा उसको आगे नहीं जाने देंगे। ऑब्वियसली आगे जाने को उनका बनता ही नहीं ना, एक एक हम्म। वैसे फेल हो गए तो वो सही है। ऐसे ही पीपीएससी अपना उनको एग्जाम चेक करेगा, इतना टाइम अपना वेस्ट करेगा, तो उससे बेहतर है कि वो उसी टाइम उनको एक्सक्लूड कर देंगे। अब जो हम्म। कैंडिडेट बचेंगे उनको एक पेपर देंगे, पेपर पे 3 पोर्शन होंगे। पोर्शन 1 एमएस वर्ड का होगा 10 नंबर का, पोर्शन 2 जो है वो एमएस एक्सेल का होगा 10 नंबर का, और इसी तरह पोर्शन 3 होगा एमएस पावर पॉइंट का। और हम्म। पोर्शन 1 में वो उन्होंने कोई फॉर एग्जाम्पल एक पैरा ऐड किया होता है, पैरा बनाया होता है, वो कहते हैं कि इसको आप एमएस वर्ड में टाइप करें। अच्छा। कैंडिडेट उसको फॉरन जो है वो एज इट इज टाइप करेगा, फिर नीचे इंस्ट्रक्शन नंबर 2 लिखी होगी कि जो फर्स्ट वर्ड है उसको, कंप्लीट जो वर्ड है उसको कैपिटल कर दे। तो कैंडिडेट का काम है कि फॉरन उसको वो कैपिटल करेगा पहले जो 3-4 वर्ड है। फिर वो कहेंगे जी इसमें एक वर्ड है टू आ रहा है, TO2, उसको आप अंडरलाइन कर दें। तो फिर कहेंगे कि ये नीचे एक उन्होंने कॉलम टाइप बनाया होगा कि ये जो डाटा है इसको कॉलम में ऐड कर दें, इसका टेबल बना दें, इसकी जो है बॉर्डर कर दें, इसकी शेडिंग कर दें। ठीक है, इस तरह की चीजें जो एमएस वर्ड के अंदर उन्होंने 6-7 आपको टास्क दिए होते हैं जो आपने उसको करना होता है। जैसे ही आपके 4 टास्क कंप्लीट हो जाएंगे, आप फौरन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएंगे, जो कि एमएस एक्सेल का होगा। उसमें उन्होंने जनरली जो आम सा एक एक रिजल्ट कार्ड बनाया था, 4 या 5 जो कैंडिडेट्स हैं या बच्चे हैं उनका एक नाम लिखा होता है, आगे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो उनके नंबर लिखे होते हैं, आगे टोटल वाला जो बॉक्स है वो खाली होता है, और फिर आगे परसेंटेज वाला भी खाली होता है, और आगे पास फेल वाला, इस तरह से वो एक चीजें बनी होती है। तो आपने उसको एमएस एक्सेल में टाइप करना है, और फिर सम का फार्मूला लगाना आपको आना चाहिए, वो हम इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे। तो आप जैसे हम्म। ही आप सम लगाएंगे तो आगे टोटल मार्क्स आ जाएंगे, फिर आप उनको आगे परसेंटेज वाला फार्मूला लगाएंगे तो पता चल जाएगा इस कैंडिडेट के कितने परसेंट मार्क्स हैं। इस तरह से फिर इसी तरह जैसे एमएस वर्ड में उन्होंने नीचे हदायत दी, इसी तरह वो फिर तीसरा या चौथा आगे बताएगा कि आप इसको एक टेबल की फॉर्म में, सॉरी, इसको एक पाई चार्ट या किसी तरह का वो टास्क देगा तो उसमें शो कर दे। तो फिर आपने उस पाई पूरे का चार्ट में यानी देगा। पाई चार्ट आपने बनाना होगा, क्योंकि डाटा तो वो आपको प्रोवाइड कर देगा, बट उसका हम्म। पाई चार्ट या कोई भी इसी तरह से ग्राफ जो है वो आपने बनाना है। तो फिर आप हम्म। ऐसे ही पूरा जो कॉलम आपने बनाया है उसको सिलेक्ट करके इंसर्ट में जाके
अपना ग्राफ चार्ट या जो भी उन्होंने हदायत दी होगी आपने वही करनी। इसमें एक चीज मैं कैंडिडेट्स को आपके थ्रू ये बताना चाहूंगा कि मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने जूनियर क्लर्क SMJD का टेस्ट दिया और बाकी उन्होंने बहुत ही माहिर, मैंने उनको तैयारी करवाई थी अल्हम्दुलिल्लाह, और बड़े कमाल, मैं कहता एडवांस लेवल पे चले गए थे। अब उन्होंने गलती ये की कि MS वर्ड का भी उन्होंने आधे घंटे से पहले 20 मिनट में पेपर कंप्लीट कर दिया था, तीनों पोर्शन। जो गलती जो उन्होंने की एक्सेल में वो ये थी कि उन्होंने कहा था कि आप इसका जो है ना बनाना है चार्ट, पाई चार्ट, हम्म। एक रिजल्ट कार्ड था और उसका उन्होंने पाई चार्ट बनाना था। अब मेरे जो दोस्त हैं वो तो बड़ा एडवांस लेवल पे सीख चुके थे। अब PPSC उन्होंने कहा था कि जो नॉर्मल जो है आपने पाई चार्ट बनाया, उन्होंने जनाब 3D पाई चार्ट बना के उनको पेश किया। तो उस वजह से उन्होंने वो जो है बेचारे फेल हो गए ओ, अपनी ओवर एफिशिएंसी की वजह से। लिहाजा जो आपको हदायत एग्जाम में दी गई है, जो पेपर में दी गई, आपने उसी तक महदूद रहना है, आपने ज्यादा अच्छा सफर। नहीं, तो इसमें अगर वो वर्ड में फेल हो जाए या एक्सेल में हो जाए तो इसका मतलब तीनों में फेल और प्रोफिशिएंसी में फेल। बिल्कुल बिल्कुल, तीनों आपको तीनों पोर्शन अलग अलग आपको पास करने होंगे। अच्छा, हाँ, सही है। इसीलिए अगर आपको कैंडिडेट को ये लगता है कि मेरा टाइम जो है वो कम बच रहा है, ये नहीं है कि वो वर्ड वाला अगर टास्क कर रहा है तो वो 20 या 25 मिनट उसी पे लगा दे और दोनों रह जाए। जैसे उसको लगे कि यार मैंने वर्ड का इतना को कर लिया कि मेरे 5 नंबर इसमें से आ जाए, तो उसको चाहिए कि वो स्किप करके अगले टेस्ट पे जाए ताकि तीनों पोर्शन को वो पासिंग मार्क्स तक एटलीस्ट ले जाए। यानी तो इस इसमें तरह से वो पास तीस हो मिनट जाए। मिलते हैं उसको, बच्चे को। हाँ, 30 मिनट और समटाइम 40 मिनट, ये जो टाइम मुझे एग्जैक्ट इसका याद नहीं, 30 या 40 मिनट देते हैं। सही हो गया, यानी इसके ऊपर भी टाइम बार है। बिल्कुल बिल्कुल। और फिर इसी तरह तीसरा जो टास्क होता है वो MS PowerPoint पे होता है। कुछ ज्यादा बड़े टास्क भी, तो छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं उन्होंने दिए होते हैं, तो वो कह देंगे कि 3 आप स्लाइड इंसर्ट करें, शुरू वाली जो स्लाइड होगी उसका टाइटल आप PPSC पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन लगा दें, सब टाइटल उसका लगा देंगे जी कैनाल पटवारी BS14। और फिर नेक्स्ट स्लाइड पे चले जाएं, उसको उसमें आप एक जनाब कोई रैंडम सी पिक्चर ऐड करें, पिक्चर का बैकग्राउंड ऐड करें, इसी तरह स्लाइड का बैकग्राउंड चेंज करें, जो पिक्चर है उसके साउंड लगाएं, एनिमेशन लगाएं। इस तरह की PowerPoint में छोटी छोटी चीजें होती हैं जो कि वो आपको उन्होंने क्वेश्चन पेपर पे लिखी होती है, आपने एज इट इज उनको करते जाना होता है। अब बड़ा स्मूथली जो है प्रोफिशिएंसी को निकाल देते हैं, कोई इतना बड़ा टास्क नहीं है। हम्म। सही हो तो गया ये मेरा सर प्रोफिशिएंसी, नुमान साहब को आई होप के प्रोफिशिएंसी और टाइपिंग में समझ, प्रोफिशिएंसी प्रैक्टिकल चीज है, और जो टाइपिंग है वो PPSC अलहदा से सॉफ्टवेयर का आपका टाइपिंग का जो टेस्ट लेता है वो। क्लियर हो गया ना। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो अब ये असल में ना मैं ये कह रहा था कि ये अब टाइपिंग भी बच्चों ने कर ली, प्रोफिशिएंसी भी कर ली, और मेरा ख्याल समझ आ गई है। कोई सवाल आपका टाइपिंग या प्रोफिशिएंसी के हवाले से? नहीं सच कोई सवाल नहीं है इस पे, मेरे ख्याल में अच्छा, क्लियर हो गया कि सब अब ठीक है। लास्ट में मैं ना एक बात करना चाहता हूँ। मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था चीजें, मैं बल्कि आप दोनों की राय इस पर लेना चाहूंगा। अक्सर लोग 15-15, 20-20 हजार, 25-25 हजार देकर ना कंप्यूटर का डिप्लोमा बनवा रहे हैं, और अभी तक उन लोगों का जो है ना टाइपिंग है, ना उनको प्रोफिशिएंसी है। यानी आपको अपने इतने कीमती पैसे जाया करने की कोई जरूरत है? अगर जो लोग भी इतने पैसे जाया कर रहे हैं, पहली बात तो ये है इसकी क्या, अगर कोई बना रहा है, पहली बात है 2 नंबरी है, ये नहीं होनी चाहिए ऐसे। तो अगर कोई बना भी रहा है तो इसकी क्या प्राइस होनी चाहिए, इस 2 नंबरी की कितनी एक प्राइस होनी चाहिए? ये जो 3 महीने का सर्टिफिकेट है, मेरा नहीं ख्याल कि इसकी प्राइस जो है वो 3-4 हजार से 5 हजार से ज्यादा होनी चाहिए। लोग 10-10 हजार ले रहे हैं, 15-15 हजार ले रहे हैं, एक ऐसे कैंडिडेट से जो 11वें स्केल पर बेचारा अप्लाई कर रहा है। तो इस बारे में आप, यानी ये होना चाहिए, जो बच्चे इतने इतने पैसे अपने बर्बाद कर रहे हैं, यानी आपको फोकस करना चाहिए टाइपिंग पर। अगर कोई बर्बाद कर भी रहा है तो उसे फोकस करना चाहिए टाइपिंग के ऊपर, और जो है उसके ऊपर प्रोफिशिएंसी के ऊपर, ताकि फिर वो उसके पास स्किल भी आए। तो इसमें है कोई आप पॉइंट अगर ऐड करना चाहें? नहीं इसमें ये, लेट्स सपोज आपने बनवा भी लिया, जितने हम्म। मर्जी पैसे भर दिए, हम्म। ठीक है। अब आसिफ साहब ने आपको एक्सप्लेन किया है कि वहां पे क्या होता है, हम्म। कि अगर आपकी टाइपिंग की 40 वर्ड्स पर मिनट नहीं आई तो वहीं से आप आ जाओगे वापस, ठीक हम्म। है। फिर प्रोफिशिएंसी में आप जाते हो, वहीं पे भी अगर कोई भी स्टेप आपका नहीं पास होता तो आप वापस आ जाओगे। तो थिंग इसके, डिप्लोमा तो आप तब बनवाओ जब आपकी टाइपिंग भी अच्छी हो और प्रोफिशिएंसी भी आपकी अच्छी हो, तब हम्म। हमें समझ आती है क्या बनाओ, लेकिन वो भी रीजनेबल प्राइस में। हम्म। ये नहीं कि एक शख्स के पास जॉब ही नहीं है, हम्म। वो एक 11 स्केल पे जब अप्लाई कर रहा है, इसका मतलब है उसके पास कोई अच्छी जॉब नहीं है। हम्म। तो वो कहाँ से 15 और 100, 15,000 और 20,000 अफोर्ड कर सकता है? सही तो बात। प्राइस भी रीजनेबल है। दूसरी बात है कि मेन चीज आपकी टाइपिंग और प्रोफिशिएंसी, अगर वो आपको आती है फिर आप जाएं इसकी तरफ बनवाएं, हम्म। वरना आप इस चीज पर फोकस करें जो मेन चीज है। रिटर्न आप पास कर लेंगे,
हाँ, पहली बात तो ये है कि डिपार्टमेंट्स को चाहिए कि डिपार्टमेंट अपनी रिक्विजिशन में, जब पीपीएससी पूरा का पूरा टेस्ट कंडक्ट कर रहा है, प्रोफिशिएंसी कंडक्ट कर रहा है, टाइपिंग कंडक्ट कर रहा है, तो ये शर्त रखने की जरूरत क्या है? ये तो कंप्यूटर कंपनीज और जो इस तरह के सॉफ्टवेयर हाउसेज प्राइवेट होते हैं। पब्लिक सॉल्यूशन का जो टेस्ट लेता है असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी थे, उन्होंने लिखा होता है शॉर्ट हैंड की स्किल लिखी होती है, नीचे टाइपिंग की 50 वर्ड की स्किल लिखी होती है, और नीचे थर्ड नंबर पे उन्होंने लिखा होता है कि कंप्यूटर लिटरेट। हम्म। बस इतना होता है, उसमें ये नहीं लिखा होता है जितना आपको। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ कई लोग ऐसे सिलेक्ट हो गए असिस्टेंट प्राइवेट सेक्रेटरी, जिनके पास कोई डिप्लोमा नहीं था और 16 स्केल में वो हो गए। जाहिर है कि प्रैक्टिकली जब बच्चा क्वालिफाई करके आ रहा है तो उसको आता है, तो ये एक डॉक्यूमेंट या डिग्री या पेपर की क्या वैल्यू है। बल्कि मैं आसिफ साहब से कहूंगा कि थोड़ा सा जो है ना, सेक्रेटेरिएट का जो तारुफ है वो भी बताएं, और वहां पर थोड़ी ये तहरीक भी चलाएं कि डिपार्टमेंट्स को थोड़ा सा समझाएं, कोई इस तरह की। मैं भी अपनी वीडियो के थ्रू, आप लोग भी जो है इंशाल्लाह आवाज उठाएं इसके ऊपर, कि ये डिपार्टमेंट्स को चाहिए कि नहीं ये दें, जब पीपीएससी खुद कंडक्ट कर रहा है, ये टाइपिंग टेस्ट भी कंडक्ट कर रहा है, जब वो प्रोफिशिएंसी भी कर रहा है, तो ये कंप्यूटर जो कंपनीज हैं या जो छोटे छोटे इदारे बनाकर बैठे हुए हैं, उनकी तो चांदी हो गई है। ऐसे ही। हजारों लोग उनको करोड़ों रुपया देंगे बिला वजह का। तो ये बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए। और ये बताएं। जब मैं 2017 में जब सिलेक्ट हुआ था ना, तब भी कंप्यूटर, जैसे अब मैंने आपको बताया कि एफपीएससी जो उसने कंप्यूटर लिटरेट लिखा लिखा होता है, इसी तरह जब 2017 वाला हमारा बैच, जब मैं स्टेनोग्राफर सिलेक्ट होकर आया एसएमजीएडी में, उसकी एड में भी पीपीएससी की यही था कि आप कंप्यूटर लिटरेट होने चाहिए। और उन्होंने हमारा सिर्फ टाइपिंग टेस्ट दिया था, तब प्रोफिशिएंसी भी होती थी। हम्म। और ये 2018 में जाके चीफ सेक्रेटरी साहब ने रूल्स अमेंड किए हैं, और ये जूनियर क्लर्क में भी डिप्लोमा इन्होंने ऐड कर दिया, अब स्टेनो में भी रजिस्टर्ड डिप्लोमा ऐड कर दिया। हम्म। 2020 के बैच में जो स्टेनोग्राफर्स आए हैं, P1 जो हमारा पर्सनल वन सेक्शन एसएमजीएडी का, जब उन्होंने आके पीपीएससी से रेकमेंड होके एसएमजीएडी को ज्वाइनिंग दी, तो पीपीएससी ने पीछे मुकाबले एक लेटर लिखा P1 को कि जी हमने इनके डिप्लोमा जो है वेरीफाई नहीं किए कि रजिस्टर्ड है कि नहीं है, तो आप जो है पता करें। ये आपकी जिम्मेदारी, आप उनको जॉब पे ज्वाइन करवा रहे हैं, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि इनका रजिस्टर्ड डिप्लोमा है या नहीं। पीपीएससी काल को रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। और फिर सर P1 में बकायदा मेरे ख्याल में 150 के करीब स्टेनोग्राफर आए थे, सब के जिन जिनका जो जो डिप्लोमा था, उन्होंने हर इंस्टीट्यूट को वो लेटर्स लिखे। कुछ का वेरीफाई हुआ और जिनका वेरीफाई नहीं हुआ था, उनको उन्होंने बकायदा पीपीएससी को भी लेटर लिखा कि ये बंदा जिसका डिप्लोमा वेरीफाई नहीं हुआ, और उधर से भी उन्होंने उसको ट्रक किया, और वो वापस जो है जॉब पे उन्होंने उनको ज्वाइनिंग नहीं करी थी। तो ये अच्छा, भी एक एहतियात चलें, करनी है आपका कैंडिडेट। आपका माशाल्लाह 6 साल का तजर्बा भी है, तो थोड़ा सा जो है ना हमें ब्रीफ सा कोई सेक्रेटेरिएट का भी कोई थोड़ा सा तारुफ बताएं। लोग इसको मैं देख रहा हूँ कि बाद लोग बहुत ज्यादा हैवी ले रहे होते हैं, बहुत ज्यादा, बाद लोग बहुत ज्यादा लाइट ले रहे होते हैं। तो ये हैवी है या लाइट है या ये दरमियाना है, क्या है इसका? थोड़ा सा कोई हमें भी बता सब दें जी। ठीक है। सबसे पहले तो मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मैं जब वकालत की प्रैक्टिस कर रहा था, तो ये सेक्रेटेरिएट के साथ ही ईवान अदल है और एक साइड पे सेशन कोर्ट है। तो मैं सुबह यूनिफॉर्म पहन के जनाब आना, और सिविल कोर्ट में जा रहे हैं, अपने केसेस भुगता रहे हैं, और इसी तरह सेशन कोर्ट में भुगता रहे हैं। खैर उसके बाद थोड़े दिनों बाद जो है ना, वो एड्स आई स्टेनोग्राफर की। तो मैंने उस दोस्त से जिक्र किया कि यार ये एसएमजीएडी की, पता नहीं ये क्या एसएमजीएडी लिखा हुआ है, सर्विस एंड ये पता नहीं कौन सा महकमा है, इसमें सीटें आई हैं, और 150 सीटें आई हैं स्टेनोग्राफर। मुझे तो शॉर्ट हैंड आती, चलो मैं ट्राई कर लेता हूँ। तो उसने मुझे बताया कि जितने भी 46 या ऑलमोस्ट अराउंड 46 के करीब डिपार्टमेंट्स बनते हैं, सब की जो सेक्रेटरीज या उनके हायर अथॉरिटीज हैं, वो सारी इधर बैठती हैं, और वो सारे डिपार्टमेंट इधर से होते हैं, एडमिनिस्टर होते हैं। तो बाकी बीते फील्ड में और ये वो सबसे बेहतरीन और पावरफुल डिपार्टमेंट है। फिर उसने मुझे सैलरी का बताया, फिर उसने प्रमोशन का बताया कि तहसीलदार और एसएमजीएडी ये दो वह डिपार्टमेंट है जो आपको पीएमएस बना देते हैं। आप पीएमएस करने की जरूरत भी नहीं, और आप पीएमएस हो गए। एडिशनल सेक्रेटरी तक हमारे तो स्टेनोग्राफर जो है वो हमारे लास्ट टाइम एडिशनल सेक्रेटरी रिटायर हो गए 2021 में, शबीर साहब। तो वो स्टेनो भर्ती हो गए थे, और 19 ग्रेड में एडिशनल सेक्रेटरी रिटायर हुए। तो आप अंदाजा लगाएं कि इस हद तक प्रमोशन फास्ट, और ये चीजें तो मैं देख के हैरान हो गया। और जब मैं डिपार्टमेंट में आया, तो फिर यहाँ पे आगे चीजों का पता चला कि इतने ज्यादा डिपार्टमेंट है। मेरे पास ऑप्शन है कि नहीं, वो मुझे पूछ रहे हैं कि आपने कहाँ पे जाना है, लॉ डिपार्टमेंट जाना है, फाइनेंस डिपार्टमेंट जाना है, ह्यूमन राइट्स डिपार्टमेंट में जाना है, चीफ मिनिस्टर ऑफिस जाना है, गवर्नर ऑफ जाना है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जाना है। 46 डिपार्टमेंट मेरे पास ऑप्शन है। और मैं कहा सर अगर मैं आप लॉ डिपार्टमेंट को ज्वाइन कर लेता हूँ, कल को मैं कहूँ यार किधर फंस गया, तो फिर मेरे लिए, अगर जब आप वापस आके हमें बताएं कि मैनेजर नहीं रहना, हम आपको किसी और महकमे में लगा देंगे। इस हद तक लाइट महकमे, आप अपने मूड के हिसाब से
कर सकते हैं। 2017 से लेके 2018 में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी जनवरी में, तो तब से लेके अब तक मैं 6 मैच में घूम चुका हूँ। हाँ और यहाँ पे मैं अपने मूड के हिसाब से शुरू शुरू में जब आया तो मेरा काम सीखने का मूड था। मैंने अपनी एक फाइनेंस डिपार्टमेंट एक सेक्शन था वहाँ पे करवाया, और 1 साल वहाँ पे जॉब। मैं तो यार किसी मिनिस्टर के साथ चलते हैं, मैंने अपनी P1 जो सेक्शन है वहाँ पे कहा जी मैं यहाँ पे नहीं रहना चाह रहा, मुझे कहीं मिनिस्टर के साथ लगाऊं। तो उन्होंने मेरी पोस्टिंग जब मिनिस्टर एनर्जी मुल्तान के डॉक्टर अख्तर मलिक साहब हैं, उस टाइम मिनिस्टर हम्म एनर्जी थे, तो उनके साथ में लगा हुआ एज ए पीए। मैंने उनको तकरीबन 2020 में मैंने जुलाई में उनको फिर उधर से मैं फिर दोबारा मेरा इरादा बन गया, मिनिस्टीरियल का पता चला। मैं आर्काइव मैंने फिर ढूंढा कि सब जिला महकमा कौन सा, तो मुझे वो आर्काइव जो है ना वो लगा, तो मैंने जाके डिप्टी सेक्रेटरी कहा सर मुझे आर्काइव दे दे। और फिर मैंने ऑलमोस्ट उधर के 6-7 माह सर्व किया। फिर मुझे फाइनेंस डिपार्टमेंट की दोबारा से याद में आया, तो फिर मैंने उनको कहा कि मुझे वापस फाइनेंस में लगा दें। तो फिर मैं वापस फाइनेंस में आ गया अलहमदिल्ला। अभी सेक्रेटरी फाइनेंस के साथ पूरे पंजाब का एक ही सेक्रेटरी होता है हर महकमे का, तो एक एक वो पीए की पोस्ट पे अब मैं सर्व कर रहा हूँ। तो इस तरह से बहुत ही मजेदार है। आपकी एक ऑफिसर के साथ नहीं बनती, आप उनको कहें सर मैं जा रहा हूँ मेरे पास कितने मैच हैं, तो आप किसी और मैच में जाके चले जाएंगे। और एक और भी बड़ी मजे की बात है कि हमारे जो P1 है या जो हमारे सेक्शन है, खुदा ना खास्ता आपको नीचे इंक्वायरी वगैरह कोई इनिशिएट होती है तो डिपार्टमेंट आपको सजा नहीं दे सकता। ये भी एक बड़ी मजे की बात है, वरना तो यहाँ पे आप नीचे गवर्नमेंट डिपार्ट छोटे जो डिपार्टमेंट हैं या टैक्स डिपार्टमेंट वहाँ पे काम कर रहे थे, जिस ऑफिसर कर रहा था वही आपको पनिशमेंट दे देता। तो यहाँ पे ऐसा ये चीज नहीं है। ये भी एक बड़ी बड़ी आज़ादी वाली बात है कि आपको अगर कोई आपके कोई खास इंक्वायरी शुरू होगी है करप्शन की है कोई भी मसला है, वो डिपार्टमेंट जो ज्यादा से ज्यादा आपका लेटर आपके जो पेरेंट डिपार्टमेंट है SMJD को लिखेगा जी फलां बंदा है ये जो है ना करप्शन में मुलवस पाया गया, हमारी रिक्वेस्ट है कि इसके खिलाफ इंक्वायरी स्टार्ट करें। वो हम्म डिपार्टमेंट मतलब इतना वो है कि वो कुछ नहीं कर सकता, वो भी उनको सिफारिश करता है। अब जब वापिस आप P1 में आएंगे तो अब उसकी मर्जी है कि वो आपको खिलाफ इंक्वायरी शुरू करते हैं कि आपको कहते हैं चलो यार पहले ही सीटें नहीं है, पहले ही बंदे खाली पड़ी हुई हैं, बड़े लोगों का प्रेशर है डिपार्टमेंट का, आप दूसरे डिपार्टमेंट में चले। इस तरह से भी बड़ी चीजें जो बहुत ही लाइट महकमा, मैंने तो ऐसा महकमा नहीं देखा। और मैं ICT पुलिस इस्लामाबाद जो अभी फर्स्ट पोजीशन जो अभी सर ने शेयर की वो मैं छोड़ के आ गया। अभी रिफ्यूजल मैंने लास्ट टाइम जो है लास्ट वीक इस्लामाबाद जाके देख के विजिट करके आया हूँ, तो मैंने SMJD जैसा महकमा नहीं पाया। हालांकि 1,57,000 सैलरी वहाँ पे APS की बांधी थी, लेकिन मैंने उनको रिफ्यूजल दे के तो वापस आया, क्योंकि SMJD जैसा सुकून और SMJD जैसी प्रमोशन और फ्यूचर और इतनी आज़ादी कहीं नहीं मुझे नजर आया। लिहाजा मैं एक और ये भी चीज लास्ट बात कहना चाहूंगा कि कभी भी अपनी जॉब के लिए अपनी आज़ादी जो है कभी भी किसी के आगे लेट में ना रख दें। अपनी आज़ादी सबसे पहले, फिर सैलरी, फिर प्रमोशन, सारा कुछ। तो आपको SMJD ये सारी चीजें प्रोवाइड करता जबरदस्त हो गया जी, बेहतरीन तारुफ है ये तो। हमें भी समझ आ गया कि मैंने वैसे आया भी था और आसिफ साहब ने मेरी बड़ी जो है उधर बड़ा जबरदस्त हमारा टाइम भी गुजरा था। और वाकई ही बड़ी अच्छा इन्वायरमेंट है उधर और बड़े जबरदस्त जो है सेक्रेटेरिएट के अंदर जो है अपॉर्चुनिटी भी आती रहती हैं।